Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. Here I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. साथियों, आज हमारे साथ क्वेश्चन है टीएस एलियट का. बहुत ही इजी पर्सनालिटी है और इतना इजी इनका लेसन है जैसे हमारे सिडनी का लेसन इजी है. दो क्वेश्चन इन बंदे के तैयार कर लें, आपका क्वेश्चन डन हो जाता है. ज्यादा मेहनत नहीं मांगता, लेकिन ये आपसे रोटलाइजेशन मांगता है कि कुछ कोटेशंस पक्की याद कर लें. मैंने आपको पहला लेसन कोटेशंस का करवा दिया है. अब मैं आपको कुछ इनके मेन पॉइंट्स पे बात करने वाली हूँ और जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आपको लर्न करना. पूरे ऐसे का नाम है ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट और 1919 में ये लिखा गया था हमारे शायर के हाथों और वो लिटरेरी क्रिटिक यानी नक्कात भी थे और उनका नाम था टीएस एलियट. टीएस एलियट का ये जो ऐसे है ये फिर पब्लिश्ड हो जाता है द इगोइस्ट में 1919 में. यानी लिखा जिस साल है उसी साल इसे एक जरीदा पब्लिश करवा देता है. और इसके बाद टीएस एलियट की पहली किताब आती है जो कि क्रिटिसिज्म की बुक है और वो द सैक्रेड वुड है जनाब, जो कि 1920 में बनती है, 1920 में जो कि छपती है. अब ये जो ऐसे है ये अवेलेबल सैक्रेड वुड में अवेलेबल है. ये ऐसे उनकी किताब है ना जो क्रिटिसिज्म की, उसके अंदर भी इस ऐसे के सफात मौजूद हैं. और इसके बाद इगोइस्ट ने इसे छाप भी दिया था. ऑलरेडी साल बाद अपनी किताब लिखी तो अपनी किताब के अंदर इन्होंने फिर बाद में छापा. अब ये जो ऐसे अवेलेबल है टीएस एलियट की सिलेक्टेड प्रोजेस के अंदर भी और इसके सिलेक्टेड एसेस के अंदर भी, यानी ये ऐसे बड़ी जगह पर पब्लिश हुआ है. टीएस एलियट हमारे मोस्ट नॉन पर्सनालिटी हैं और इनकी पोइट्री भी जानी जाती है. दे द वेस्टलैंड इनकी पोएम है जो कि काफी मशहूर है और वो आपके सिलेबस में शामिल भी है. इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है जनाब अपने इस शोबे के अंदर जो कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, वहां पर इन्होंने बहुत काम किए हैं. और इनका ड्यूल रोल है, ड्यूल रोल यानी डबल रोल है इनका इसके अंदर, और एक्टेड करते हैं एक कल्चरल क्रिटिक की तरह. यानी जैसा एक सकाफत से ताल्लुक रखने वाला नकाद होता है, उसके बाद कंपैरेबल मुआजना करते हैं फिलिप्स सिडनी के साथ, सैम्यूल टेलर कॉलरिज के साथ. दोनों बंदों को हम जानते हैं, फिलिप्स सिडनी को भी हम जानते हैं जिन्होंने स्टीफन गोसेंस के इल्जामात का जवाब दिया है. सैम्यूल टेलर कॉलरिज को भी हम जानते हैं, हमारी पोइट्री में मौजूद है जनाब. टाइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर. द ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट जो है वो बहुत मशहूर है और वेल नाउन वर्क है हमारे एलियट का. और एलियट ने प्रोड्यूस किया है इसे अपने क्रिटिक कैपेसिटी की बदौलत से, यानी इनमें इतनी एबिलिटी थी कि ये नकात थे तो इस वजह से इन्होंने ये बातें की. अब ये फॉर्मुलेट्स क्या करता है जनाब, टीएस जो था वो इन्फ्लुएंशियल था, बड़ा मुतासिर था इस तासुर से कि जो ताल्लुक है एक शायर का वो आगे बढ़ता है लिटरेरी ट्रेडिशन में. यानी वो कहते हैं कि मैं इन्फ्लुएंस लेता हूँ, मैं आपको भी कहता हूँ आप भी मुतासिर हों, आप भी इस बात का अहद करें कि आप जाएंगे और अपने माजी से जाके कुछ हासिल करेंगे. अब ये जनाब ये एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, ये एक हकीकत है. अब हम यहाँ से अपनी बात शुरू करने वाले हैं. हमने इंट्रो दे दिया, इंट्रो के बाद जरा बात ऊपर आ गई है कि जो हमारे टीएस एलियट है ना वो मल्टी फेस्टेड पर्सनालिटी है, बड़ी जैसे कहते हैं ना हरफन मौला किस्म के बंदे हैं, क्योंकि वो नए तरीका कार की गहराइयों तक जाते हैं और वो ऐसे है जैसे लिटरेरी क्रिटिसिज्म में कशिश का काम करते हैं. अगरचा कि उनकी जो हैसियत है वो अगर बड़ी हद तक देखें तो जनाब वो पोइट्री के अंदर है और उसके शेड के ऊपर भी हमें कोई डाउट नहीं, यानी उनका जो मुकाम है पोइट्री के अंदर उस पर हमें कोई डाउट नहीं है. उनका कंट्रीब्यूशन जो अगर हम देख रहे हैं जो इस दायरा कार में है, जो कि क्रिटिसिज्म का दायरा कार है, उसको हम जिसे कहते हैं ना अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं कर सकते. यहाँ पर आपने टीएस एलियट की आके तारीफें कर दी, लेकिन आपने यहाँ पर तो स्टार्टिंग ये देखा ना, ये तारीफें आप एंड में भी कर सकते हैं, कंक्लूजन में भी लेके जा सकते हैं. उनका एक ऐसे है जिसको डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट्स के अंदर, वो बड़ा लैंडमार्क ऐसे है उनका. और 3 पार्ट के अंदर वो जो क्या बात करते हैं वो कहते हैं, पहले जो है मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो हम हमारे जो शायर होते हैं वो इस बात पे जोर देते हैं कि हमारी जो शायरी है वो अजीम है किसी हद तक, और इसमें ऐसी गुफ्तगू भी शामिल की गई है जो कि शायरी में माजी से ताल्लुक रखती है. लिहाजा सेकंड पार्ट में, पहले पार्ट में आपको पता लग गया कि उन्होंने हमें पास्ट और प्रेजेंट का आपस में रिलेशन बताया है. सेकंड पार्ट में वो कहते हैं कि जनाब ये जो हमारी क्रिएशन है ना, जो हम शायरी की क्रिएशन कर रहे हैं, उसका जो काम है वो डीपर्सनलाइजेशन होना चाहिए,
इम्पर्सनालिटी पे मुश्तमिल होना चाहिए। लिहाजा ये दो आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और यही दो आपके क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन आपका आ जाता है ट्रेडिशनल में से, पास्ट ऑफ द पास्ट में से यानी हिस्टोरिकल सेंस में से, और दूसरा आ जाता है आपका इम्पर्सनालिटी में से या डीपर्सनलाइजेशन में से। ये दो क्वेश्चन हैं बस इनके। इसके बाद वो कहते हैं कि आर्ट बड़ा ग्रेट होता है, इसमें बड़े तासुर होते हैं, और ये जो शायर की अपनी पर्सनल जाती इमोशंस होते हैं, उनकी बजाय उसे एस्थेटिक यानी जमालियाती हुस्न से काम लेना चाहिए, और प्राइमरली टेपिफाइज बिल्ड करना चाहिए, यानी आहिस्ता आहिस्ता उसके इस काम को लेकर आगे जाना चाहिए, और फिर जो शायर जो है उस अपनी जात के जरिए को अलग कर देना चाहिए। अब इसी तरह से ये जो पेपर्स हैं ये हमें बताते हैं जनाब, टीएस एलियट जो है वो अपनी रिवायात के बारे में हमें कन्वेंस करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये जो एक पर्सनालिटी होती है, एक शायरी के अंदर दिखती है किसी बंदे की, तो वो इस बात की गवाही देता है कि जनाब ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव उसने पैराडाइम यूज किया है। ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव में यानी ये होता है कि जो जिस थिंक का सोच सकता है वो वैसा ही कह रहा है। अगर भूखे को कहोगे तो चांद वो कहेगा रोटी है, आशिक को कहोगे चांद क्या है, वो कहेगा मेरे महबूब का चेहरा है। तो ये कोरिलेटिव होता है, जैसी आपकी पर्सनालिटी होती है, प्योर पोइट्री होती है, वही गवाही देती है आपके कोरिलेशन की। और कोरिलेशन में ये भी होता है कि जैसे आपको अक्सर ये समझाया जाता है कि फिल्मों में अगर कोई अच्छी चीज दिखानी है तो अच्छे हालात, अच्छा बैकग्राउंड दिखाया जा रहा है, बुरा दिखाना है तो बुरे बैकग्राउंड दिखाए जाते हैं, और अगर कोई ड्रामा दिखाना तो ड्राउने बैकग्राउंड भी दिखा दिए जाते हैं। लिहाजा ये बातें बताती हैं कि ये जो एक अगर हम किसी पर तनकीद कर रहे हैं तो ये बड़ी हसास किस्म की हम उसकी अप्रिसिएशन कर रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं भी हमने आप नुक्ता जो है नकात की तरह नुक्ते निकालने हैं, तो इसका मतलब है कि आप उसको एहसास दिला रहे हैं, साथ साथ आप उसे सराह भी रहे हैं, साथ ये जरूरत भी है शायरी के अंदर। और आपको डायरेक्ट किया जाता है, नॉट एट द पॉइंट। आपको ना सिर्फ ये नहीं कहा जाता कि शायर को जाके देखो और जाके उसकी पर्सनालिटी को चेक करो, बल्कि आपको ये कहा जाएगा कि शायरी के अंदर अपनी पर्सनालिटी मत डालें और अपनी एक हिस्ट्री को लेकर अपने वर्ड्स बनाएं। लिहाजा जो फाइनल पॉइंट होता है उसमें पोइट की सेंस ऑफ ट्रेडिशन को देखा जाता है और इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट्री को देखा जाता है, और इसी को वो कह रहे हैं कि जनाब यही चीज तारीफ के काबिल है। टीएस एलियट ने इंट्रोडक्शन में क्या बात की है, पहले हमने अब इसका छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू देख लिया है। इसमें आपने वही बताना है, 20th सेंचुरी का पॉइंट है, इसको आपने अंडरलाइन करना है। 20th सेंचुरी से हमारे टीएस एलियट का ताल्लुक है। और इसके बाद वो कहते हैं कि जनाब एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी होनी चाहिए। अगर हम ट्रेडिशनल पे बात करते हैं तो इसके अंदर कोई लंबा गैप नहीं आना चाहिए। एक वर्सटाइल जीनियस जो बंदा होता है वो गैप के बगैर बात करता है। और इसके बाद हमें शायर की पहचान करवाते हैं, प्ले राइट की पहचान करवाते हैं, जर्नलिस्ट की पहचान करवाते हैं, क्रिटिक की पहचान करवाते हैं कि वो क्या उनको क्या चीजें हासिल करनी चाहिए। जैसे उनको अपने पर्सनालिटी में से अपनी जात को अलग करके लिखना है और माजी में से कुछ चीजें उन्होंने लेनी है। इसी तरह से वो जो क्रिटिकल अपनी राइटिंग बताते हैं और इसके बाद वो दिखाते हैं कि जनाब इनके अटैक्स जो किए गए हैं मेटाफिजिक्स के ऊपर, कि वो एक ऐसी चीज इन्होंने शायरी में इस्तेमाल कर दी है। मगर एलियट्स कहते हैं कि लॉन्ग लाइन ऑफ पोइट्स है, यानी मेटाफिजिक्स को बाज लोगों ने माइनस भी करना शुरू कर दिया था, मगर टीएस एलियट ने मेटाफिजिक्स को आके फिर से बात की। एक यानी इन्होंने बात तनकीद में की, यानी जॉन डन को जिसे कोई जानता नहीं था उसे उठा के इन्होंने उस पर तनकीदी लेसन लिखना शुरू कर दिया। तो फिर जॉन डन मशहूर तो था ही ना, कुछ तो मशहूरी होएगी ना, यानी भूल गए थे ना लोग उसे। 200 साल पहले, 250 साल पहले बंदा आया तो इन्होंने उसके उठाया, मेटाफिजिक्स के ऊपर इन्होंने हमला करना शुरू कर दिया, और उसके बाद इन्होंने मशहूरी हासिल कर ली एक बड़ा नाम लेके। यानी इसको कह भी सकते हैं कि जनाब इन्होंने बंदा वो उठाया जो बंदा लोग आम जानते थे, उसके काम को पहचानते थे, नई चीज उसने दी थी, तो इन्होंने इस पर इसका स्टैंड लिया था। इसके बाद इन्होंने जनाब क्रिटिक्स बताए कि जो क्रिटिक्स है, क्रिटिसिज्म जो है उसमें बेन जॉनसन ने है जिन्होंने क्रिटिसिज्म किया है, जॉन ड्राइडन ने किया है, सैम्यूल जॉनसन ने किया है, सैम्यूल टेलर कॉलरिज ने किया है, मैथ्यू ऑरियन किया है। ये क्रिटिक्स हैं, अपने अपने जमाने के मशहूर क्रिटिक्स हैं। तो टीएस एलियट भी अपने जमाने में अपनी जिंदगी में ही मशहूरी हासिल कर चुके थे, और पहला बंदा ऐसा है जो हमारे पास लिटरेचर में आ रहा है जिसने अपनी जिंदगी में ही इज्जत, दौलत दौलत और शोहरत कमा ली थी। अब ये डिक्लेयर्ड कर देते हैं अपने आप को एक रॉयलिस्ट पॉलिटिक्स, कहते हैं बड़ा अच्छा रोल है कि रॉयलिस्ट, बड़ा शाही किस्म का मैं जनाब पॉलिटिक्स से, सियासत से ताल्लुक रखता हूँ, और एंग्लो कैथोलिक ये इनके दीन का हो गया मजहब के तौर पर, और क्लासिसिस्ट
लिटरेचर में कहते हैं मैं अपनी पॉलिटिक्स में बड़ा शाही किस्म का बादशाही हूँ, अपने दीन में मैं एंग्लो कैथोलिक हूँ, यानी मेरा दीन बड़ा पक्का है, मेरी सियासत उनसे जाके मिलती है, और मेरा लिटरेचर जो है ना वो क्लासिसिस्ट से जाके मिलता है, यानी आला किस्म का काम है। ये इन्होंने अपने बारे में बात की है। अगर आपको ये कोटेशन याद रह जाए तो ये कोटेशन आप यूज कर सकते हैं। एंटी लिबरिस्ट भी हैं जनाब ये, यानी लिबरिस्ट को पसंद नहीं करते, और इंडिविजुअलिस्ट के एंटी भी बन जाते हैं कि अपनी अपनी लिबर्टी को निकाल दो, अपनी शख्सियत को निकाल दो। लिहाजा ये चाहते हैं कि आपकी जो माजी की वैल्यूज हैं जो आपकी शायरी में शामिल हो रही हैं उनमें से आपके ऐसा आर्ट हो कि आपकी जात की झलक नजर ना आए। इनका ऐसे जो है ट्रेडिशनल इंडिविजुअल टैलेंट के अंदर, जो कि पहली बार पब्लिश होता है द ईगोइस्ट में 1919 में, और ये क्रिटिसिज्म की एक बुक भी है जो जिसका नाम था द सेक्रेड वुड 1920 में, उसमें भी शामिल हुआ है। और ये जो क्रिटिकल आर्टिकल बन जाता है, यानी जो इन्होंने लिखा था वो मॉडर्न क्रिटिसिज्म का एक बहुत जबरदस्त ऐसे कहलाता है। आमतौर पर अगर हम देखते हैं तो जनाब अनऑफिशियल मैनिफेस्टो इसको कहा जाता है। ये लफ्ज निकाल के रख लें, ये वो जो लफ्ज है ना ये वाला, ये आपके अक्सर क्वेश्चन में आया जाता है, और ऐसा ही क्वेश्चन बनता है। टीएस एलियट का ऐसे अनऑफिशियल मैनिफेस्टोज है, टीएस एलियट का ऐसे पास ने सुप्ता पास पर वजह देता है, यहाँ वो एक कोटेशन आपको दे देते हैं, कहते हैं स्टेशन पे बात करो। ये बंदा आप रेडीमेड तैयार कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि इसके सिर्फ दो सवाल है। एक सवाल आपका ट्रेडिशनल से आना है, इस पोर्शन से आना है, और एक अगर सवाल अगर इंडिविजुअल टैलेंट से आना है। तो बस ये दो क्वेश्चन तैयार करें, टीएस एलियट आपका तैयार है। फिर ये कहते हैं कि जनाब एक जो टीएस एलियट के एक ऐसे क्रिटिक्स हैं जिनका अकीदा ये है कि मेरे जो असूल हैं, उनकी जो बुनियादें हैं, उनमें जो भी मातहत असूल आते हैं तो उनमें नकाती भी शामिल है, यानी तनकीद भी शामिल है। अपने ऐसे में वो डिस्कस करते हैं, हमें बताते हैं कि बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो लिटरेचर में हैं और लिटरेचर के अंदर वो पाए जाते हैं, और इनको क्या करना है, हमें हमें उन मसाइल को हल करना है। और एक टर्म जो ट्रेडिशन है, इस टर्म की वो हमें वाइडर सिग्निफिकेंस बताना चाहते हैं, बहुत अहमियत बताना चाहते हैं, और चाहते हैं कि इसको हमें समझने की जरूरत है, और इसको इंडिविजुअल टैलेंट के साथ समझने की जरूरत है कि एक बंदा जिसमें टैलेंट मौजूद है, क्या उसमें हमारी ट्रेडिशन को समझने की सेंस है। ये जो आइडिया ट्रेडिशन का है, इसमें वो हमें आगे बढ़कर मजीद बताते हैं, हमसे दरख्वास्त करते हैं और हमें समझाते हैं कि जनाब आपका ताल्लुक दोनों के साथ है, लिटरेरी क्रिएशन के साथ भी है और लिटरेरी क्रिटिसिज्म के साथ भी है। यानी लिटरेरी क्रिएशन की आपने क्रिएशन कर दी, आपने कोई नज्म बना दी, आपने कोई राइटिंग बना दी, और क्रिटिसिज्म ये कि जनाब आपने उस पर तनकीद भी कर दी, और तनकीद का हौसला भी रखना है आपने। फिर वो चैलेंजेस कर देते हैं उन तमाम नोशंस को, उन तमाम कवायदो इंशा को जो कि एक शायर को रखने चाहिए। वो तारीफ भी करते हैं प्रोपोजिशन उसके प्रोपोर्शंस के, उसके तनासुब के हिसाब पर, और फिर उसे बताते हैं कि उसको अलग हो जाना चाहिए ट्रेडिशन के अंदर से, और ये जो शायर है उसको क्या होना चाहिए, एक फैंटम होना चाहिए। फैंटम क्या होता है, एक भूतिया खेवला होता है जिसके आर पार हर चीज गुजर जाती है। यानी एक हौला आपने देखा ना व्हाइट कलर का, वो दिखाते हैं अक्सर, यानी मिस्टर इंडिया बन जाए, उसके अंदर से हर चीज गुजर जाए, तो अलग रखे वो ट्रेडिशंस को, ऐसा वो फैंटम बने। ये वर्ड निकाल के रख लें। और टीएस एलियट के मुताबिक बात ये भी है कि जनाब ये जो सेंस है हमारे पास्ट के बारे में, इसको हमारे प्रेजेंट के साथ भी जुड़ना है, और कोई भी पोइट, कोई भी आर्टिस्ट ऐसा नहीं है जो इसके कंप्लीट मीनिंग रखता है। ये वही कोटेशन है जो मैंने आपको पहले पार्ट में बताई है। इसके बाद वो कहते हैं कि जो फ्लो है वो मेन करंट लिटरेचर का, उसके अंदर ट्रेडिशंस जो है जनाब उसको ब्लाइंड एडहेरेंस ना करें, डज नॉट स्लेविश कॉपी ना करें, और जो जो प्रीवियस चला आ रहा है जनरेशन से उसी को कॉपी टू कॉपी कर दें, ऐसा मत करिएगा। फिर वो कहते हैं कि जनाब कंप्लीट आपको मैं एक इसका वजूद तरतीब में बताना चाहता हूँ कि नया काम आता है और नए काम जब बनता है तो उसके ऊपर जोर दिया जाता है, और उसके बाद उसकी अहमियत बताई जाती है, उसकी वाजिया हैसियत बताई जाती है। लेकिन जो ओल्ड काम होता है ना उसको मत भूलें, आहिस्ता आहिस्ता स्लाइटली स्लाइटली उसको अल्टर करें। जैसे कि राइटर कहते हैं, एवरी ग्रेट पोइट लाइक वर्जिल से डेंटे शेक्सपियर एड समथिंग इन द लिटरेरी ट्रेडिशन से, बड़ी अच्छी बात कह के गए हैं। ये भी कोटेशन है आपकी कि आपने मशहूर नाम ले लिए, शेक्सपियर ने डाला है, डेंटे ने डाला है, वर्जिल ने डाला है, इन्होंने नई नई चीजें डाली हैं लिटरेरी ट्रेडिशंस के अंदर, तो इन्होंने फ्यूचर दे दिया है पोइट्री को, जो कि अब हमारा माजी बन चुका है। लिहाजा हमारे पोइट जो है उनको मुआयना करना चाहिए तमाम चीजों का, और इनकी अहमियत को देखना चाहिए जिसकी जरूरत है, और ट्रेडिशनल सेंस की उन्हें पहचान होनी चाहिए, और पोइट को समझना चाहिए कि जो चंद शायर हैं
वो उन्हीं की तारीफ ना करे, तो जो मुझे पसंद है मैं उन्हीं की तारीफ करता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है, बल्कि सबकी तारीफ करे। और ये सेंस जो ट्रेडिशन की है, इसकी उसे बिल्कुल शौर होना चाहिए, उसे मेन हालात का पता होना चाहिए, और उसके साथ साथ उसको इस चीज का फर्क पता होना चाहिए कि आही रेपुटेशंस क्या होती हैं। ठीक है, इसीलिए के मुताबिक ये जो शायर होता है, इसे लॉ होना चाहिए कि पोइटिक सेंसिबिलिटी को यूज करे और फिर तख्लीक करे, यानी एक शक्ल बना दे, क्या उसे तब्दील कर दे माजी को, नो प्रॉब्लम। माजी की एक शक्ल बनाए, उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली डाले, अपने जज्बात डाले, अपने एहसासात डाले, मगर उनको डिपर्सनलाइज्ड करके डाले। जब वो शेप बनाता है ना, पोइटिक सेंसिबिलिटी से कोई चीज ले ले रहा है, उसको तरतीब बना रहा है, उसमें अपने जज्बात और एहसास को इतना मत डाले कि हमें उसकी मुकम्मल झलक नजर आए, टच दे दे, मगर नोवेलिटी लेकर आए। दूसरे अल्फाज के अंदर वो कहते हैं कि इम्पर्सनल जो बंदा होता है, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो ऐसे ही हो जैसे साइंसदान इम्पर्सनैलिटी पे यूज होता है। अब ये भी कोटेशन है आपकी, हमने इतनी ही कोटेशन यूज की थी। उसके बाद वो कहते हैं जो पर्सनैलिटी है, टी.एस. एलियट इस बात पर जोर देते हैं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं कहता हूँ कि सेंस ऑफ ट्रेडिशनल है वो इम्पोर्टेंट है, और शायर की पर्सनैलिटी तो सिर्फ और सिर्फ एक मीडियम है। और सेम सिग्निफिकेंस उन्होंने बताया कैटालिटिक एजेंट का। कैटालिटिक एजेंट को अंडरलाइन करिए, इसकी मैंने आपको देनी है जनाब डायग्राम, आपने इसकी डायग्राम बनानी है। और कैटालिटिक एजेंट जब डालते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है जनाब, और इससे शायर जो है वो उसमें एक तखरीक जागती है, तो मॉडिफिकेशन हो जाती है ना, नई चीज आ जाती है। और नेक्स्ट, क्रिटिसिज्म एंड सेंसिटिव अप्रिसिएशन इज डायरेक्टेड नॉट अपॉन द पोइट बट अपॉन द पोइट्री। अगर हम किसी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं तो हम उसकी जात को निशाना नहीं बनाएंगे, उसने जो काम किया उसको बनाएंगे। इसी तरीके से शायर का जो माइंड है उसमें काफी शक्को शबाहत मुसलसल उभरते ही रहते हैं, और वो जज्बात की शक्ल ले लेते हैं, तासुरात की शक्ल ले लेते हैं, लेकिन उनमें एक नोवेलिटी लेकर आनी है, एक नयापन लेके आना है, न्यू कॉम्बिनेशंस आपने उसमें करनी है। और इसमें साइन नहीं होना चाहिए शायर के अपने दिमाग का, एक न्यूली फॉर्म्ड जो है ना सल्फ्यूरिक एसिड बन जाना चाहिए। जब आप ये केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं इसका कैटालिटिक एजेंट का, तो इसके साथ आप केमिकल रिएक्शन में दो केमिकल्स को मिला देंगे, और इसमें कोई सल्फ्यूरिक एसिड की तब्दीली नहीं आने वाली है, लेकिन उसकी नई शक्ल बन जाएगी। लिहाजा यही एक चीज है जिससे हम प्लेटेनियम को ट्रेस करते हैं, यानी वो, मैं तो इसको आम लफ्जों में ये कहती हूँ कि जनाब जी ऐसे ये समझाना चाहते हैं कि वो जो पांडे करी करा लो, तो बर्तन की तो कुछ नहीं होता ना, है पुराना बर्तन जब वो कली हो जाता है तो उसमें नई चीज आ जाती है। आजकल तो ये बर्तन नहीं ना मिलते, तो ये कैटालिस्टिक मटेरियल ये होता है कि आप एक तेजाब के अंदर कोई केमिकल डाल दें तो तेजाब तो चेंज नहीं होता, हाँ केमिकल अपना रिएक्शन जरूर देता है और एक नई चीज बन जाती है। अब ट्रेडिशनल और इंडिविजुअल टैलेंट के अंदर भी उन्होंने यही चीज हमें बताई हैं, और उन्होंने कहा है कि जो जो सेंट्रल जो होते हैं ना, जो मरकजी इसके पोइटिक्स हैं, वो जो इंग्लिश रोमांटिक पोइट्री में आ जाते हैं, रोमांटिक दौर से हम लेके आए थे हमारे विलियम ब्लेक को और उनको जॉन कीट्स को। उन्होंने पोइट्री को जनाब देखा है, और उन्होंने पोइट्री को इंस्पायरेशंस के लिए लिखा है। और उसके बरअक्स अगर हम देखते हैं तो टी.एस. एलियट कहते हैं कि जो जो शायर का माइंड है वो एक जार की तरह है। अब दूसरी मिसाल दे रहे हैं, और इस जार के अंदर नंबरलेस फीलिंग्स जो है वो मौजूद हैं, जज्बात मौजूद हैं, और रहते हैं वैसे ही एन ऑर्गेनाइजेशन की तरह, चाहे पोएटिक फॉर्म्स आ जाए। अब जार में ये हम ये वो बात बताना चाह रहे हैं कि जनाब जब आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो जिस जार में हो रहा है केमिकल रिएक्शन, यानी वो आपका माइंड है, और वो एक जार की तरह है, उसके अंदर जितनी सोचें आ रही हैं वो एक नई चीज दे रही हैं, लेकिन उसके अंदर कोई अफरा तफरी नहीं फैल रही है। लिहाजा न्यू कंपाउंड प्रेजेंट टुगेदर। अब ये क्या करते हैं, अगर आप माजी के साथ मिला देते हैं प्रेजेंट को, तो एक नई चीज बन जाती है। और इसी तरह से वो हमें फर्क बताते हैं एक आर्टिस्टिक इमोशंस का और पर्सनल इमोशंस का, दोनों को अंडरलाइन कर लें। जो एक होता है शायर के अपने जाती जज्बात, और एक होते हैं उसके शायरी के जज्बात। जॉन कीट्स को अगर हम फेमस वर्ड में देखते हैं नाइटिंगेल में, तो हम देखते हैं नंबर ऑफ इमोशंस वहां हमें दिखाए हैं, नथिंग टू डू विद द नाइटिंगेल। नाइटिंगेल ने तो कुछ भी नहीं किया, जॉन कीट्स ने अपने फीवर और फ्रिट्स हमें बता दिए थे, बताया था कि हाँ ये बीमारी आ जाती है दुनिया में, ये आ जाता है, तुम तो जिंदा हो, तुम तो अच्छी हो। अब वर्ड्स विथ टी.एस. एलियट वर्ड्सवर्थ की थ्योरी पोइट्री को, थ्योरी ऑफ पोइट्री को रिजेक्ट कर देते हैं, और वो कहते हैं कि ये जो जज्बात है ना जनाब, रिकलेक्टेड इन ट्री क्वांटिटी,
ये जो ट्री क्वालिटी है ना, ये ट्रंक क्वालिटी है, ये हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ की कोटेशन है। इन्होंने कहा मैं इसको भी रद्द कर देता हूँ, डिनाई करता हूँ इस बात से कि वर्ड्सवर्थ की प्रेफर्स लिरिकल बैलड में जो उन्होंने दी है, ये दोनों इकट्ठों ने लिखी थी ना, एक सैमुअल टेलर कॉलरिज ने और इन्होंने भी, इन्होंने रद्द कर दी। इन्होंने कहा कि ये जो पोएटिक कंपोजिशन है जहां पर नीदर इमोशन नॉर रिकलेक्शन और नॉर ट्रंक क्वालिटी, बड़ी आसान कोटेशन आ गई है एक और आपके पास। इसकी कोटेशन जो 10-12 है ना, निकाल के रख लें, यहां से शुरू कर लें। द प्रोसेस ऑफ द पोएटिक कंपोजिशन देयर इज नीदर इमोशन नॉर रिकलेक्शन और नॉट ट्रैंक्विलिटी। अब इसके बाद टी एस एलियट ने फिर हमें जनाब बताया कि वो बड़ा शदीद किस्म का अटैक करते हैं रोमांटिक थ्योरीज के ऊपर, कि पोइट्री जो है वो इनहेरेंट होती है। पोइट्री इज नॉट अ टर्निंग use of emotion but an escape from emotion. It is not the expression of personality but an escape from the personality. ये भी इनकी कोटेशन है। कोटेशंस बड़ी प्यारी हैं इनके पास और बहुत इजी कोटेशंस है आपके लिए। टीएस एलियट जोर देते हैं कि ट्रेडिशन जो है ना वो वेल फाउंडेड होनी चाहिए, और जो शायर है उसको पता होना चाहिए कि जनाब वो क्या लिख रहा है, और फिर उसको क्या चीज की जरूरत है अपने माजी से लेने की, सेंस उसे पता होना चाहिए, उसके पास हिस्टोरिकल सेंस होनी चाहिए, और हिस्टोरिकल सेंस ही उसको बाखबर बनाती है क्या है हाल में उसने करना क्या है। ट्रेडिशनल और इंडिविजुअल टैलेंट के भी अंदर भी उन्होंने ग्रेट अहमियत बताई है हिस्ट्री की और लिटरेरी क्रिटिसिज्म की। लिहाजा इसी बात को वो आप साइड डाउन कर देते हैं कि क्रिटिकल ट्रेडिशन जो है होल इंग्लिश स्पीकिंग वर्ड, सारे इंग्लिश में जो अब ये यूज होता है, और इसके साथ रोमांटिक इरा को भी वो साथ इसको कह देते हैं कि एंड ऑफ द रोमांटिक इरा तक जनाब ये आता है हमारा, कौन आता है, क्रिटिकल ट्रेडिशन। क्रिटिकल ट्रेडिशन हमारे एंड ऑफ इरा तक आता है, क्योंकि वो क्रिटिक्स पैदा हो गए थे ना, लोगों के काम पे तनकीद करने वाले पैदा हो चुके थे। और पोएट्री और क्रिटिसिज्म जो है वो एक रिवाइवल है जनाब क्लासिसिज्म का। क्लासिसिज्म को उन्होंने यानी पुरानी चीजों को दोबारा घुमा फिरा के फिर ले गया, जैसे कहते हैं ना कि ये 1990 का फैशन था, ये फिर 2022 में आ गया है, तो ये घुमा फिरा के रिवाइवल्स होते हैं। और 18th सेंचुरी की कुछ चीजों का उन्होंने कहा रिवाइवल दोबारा हुआ है, अलबत्ता मॉडर्न दौर आ चुका है, लेकिन इस मॉडर्न जमाने के अंदर भी हमें ट्रेडिशन मिलती हैं और उनकी जड़ें मिलती हैं। और ये एरिया हम डिमांड करते हैं कि जनाब हिस्टोरिकल सेंस को एक राइटर के लिए होना बहुत जरूरी है, और वो इसे लाजमी करार दे देते हैं और इसकी अहमियत बताते हैं कि वो टर्निंग पॉइंट इन द रिसीव्ड पोएटिक ऑफ द पोएट्री एंड द लिटरेरी क्रिटिसिज्म। बेहतर ये है कि एक शायर जो है वो चीजें ये हासिल करे लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लिए, उसे समझने के लिए हिस्टोरिकल सेंस होनी चाहिए, साथ साथ उसको पर्सनालिटी की भी पावर का इल्म होना चाहिए। डन हो गया जी हमारा टीएस एलियट का जर्नल इंट्रोडक्शन। थैंक्स अ लॉट।